देखिए कल से जो कल की क्लास चलेगी ना, वो अवकल समीकरण की क्लास चलेगी, जो एनसीईआरटी का 9वां चैप्टर है। समझ गए बेटा आप लोग? आज हम लोग समाकलन के एक कॉन्सेप्ट छूटा है। एनसीईआरटी का कौन सा चैप्टर है, कौन सी एक्सरसाइज है? 7.8। तो ये योगफल सीमा के रूप में निश्चित समाकलन क्या होता है, अर्थात निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करना है योगफल सीमा के रूप में। जैसे एक फंक्शन है, जरा देखिए, हेडिंग आप लगा लिए, और ये भी बता दो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप बिल्कुल रिड्यूस नहीं कर सकते, मतलब स्किप नहीं कर सकते, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अच्छा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक। ये y बराबर fx एक फंक्शन है, समझ गए, और यहाँ पे x बराबर a है, यहाँ पे क्या है, x बराबर a, और यहाँ पे क्या है, x बराबर b। ठीक, अब जरा दिमाग लगाइए। ठीक, तो किसी ने कहा कि a टू b fx dx का अर्थ क्या होता है? आपको पता है fx dx का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है y बराबर fx, x बराबर a, x बराबर b, और x अक्ष के द्वारा घिरी आकृति, याद है आपको कुछ p q r s का क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं कि मैं आपको उल्टा पढ़ाया हूँ। उल्टा मैं आपको इसलिए पढ़ाया हूँ क्योंकि आप मेच्योर्ड हो जाएं। लेकिन पहले ही दिन मैं इसको पढ़ा देता, मतलब अनिश्चित समाकलन के बाद निश्चित समाकलन में पहला ही कॉन्सेप्ट ही बता देता, और आप दूर होने लगते कि ये क्या हो रहा है तमाशा। तो आप सब कुछ जानते हैं, अर्थात a टू b fx dx का मतलब होता है a से b तक इस फंक्शन ने x अक्ष के द्वारा कितना एरिया लिया, उस एरिया का मान ज्ञात करना। क्या समझा क्या? तो इसका एक उपाय ये है, जरा ध्यान से सुनिएगा, इधर बहुत अच्छी तरह से सुनिएगा। यदि x बराबर a से x बराबर b तक एरिया ज्ञात करना है, तो छोटे छोटे मैं एक पट्टियां बनाता हूँ, स्ट्रिप पढ़ते हैं इंग्लिश में, हिंदी में पट्टियां पढ़ते हैं, नहीं आया समझ में। और डॉट डॉट, ये जितनी भी पट्टियां बनती हैं, सभी पट्टियों का एरिया ज्ञात करके मैं क्या कर दूं, जोड़ दूं। पहली पट्टी का क्षेत्रफल, दूसरी का, तीसरी का, सारी पट्टियों का क्षेत्रफल जोड़ दूं, तो क्या पूरे का एरिया नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे स्ट्रिप बनाएंगे सब लोग। ये चित्र, एक मिनट आप, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। कुछ आपको हवा लगी कि हवा नहीं लगी? लगी। इसका मतलब कि a से b तक, ध्यान से सुनिएगा, y बराबर fx का a से b तक x अक्ष के द्वारा PQRS जितना एरिया, जितना ये एरिया बाउंडेड हुआ है, अर्थात ये आकृति जितनी बाउंडेड हुई है PQRS, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लेकिन लिमिट है जैसे हम क्या करता है कि छोटी छोटी पट्टियां ज्ञात करता है, अर्थात छोटी छोटी पट्टियां बनाना है, स्ट्रिप बनाना है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, समझ आ गया? ऐसे वर्टिकल स्ट्रिप पढ़ते हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टल। मैंने दो विधियां बताई थी ना समाकलन के अनुप्रयोग में, 8वें चैप्टर में मैंने क्या बताया था कि दो मेथड होते हैं क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। एक ये वर्टिकल स्ट्रिप मेथड, ऊर्ध्वाधर पट्टी विधि द्वारा, और एक क्षैतिज पट्टी, याद आया? तो इसकी देखिए, इस तरह की मैं पट्टियां बनाऊंगा, थोड़ा थोड़ा बराबर पट्टियां बनाएंगे आप लोग, चौड़ाई बराबर बनाएंगे, और डॉट डॉट, और एक दो और बना दूं, और ये लास्ट वाली बना देता हूं। अब बहुत ध्यान से सुनना भाई, इधर देखेंगे सब लोग। ये वाला पॉइंट x नॉट है। क्या है ये वाला पॉइंट? x नॉट, और ये वाला x1, और ये वाला x2, ये वाला x3, ये वाला x4, तो ये वाला ये xn है। ये क्या है? xn, नहीं है सर। अर्थात कितनी पट्टियां हो गई? n पट्टियां हो गई, उसका मतलब समझे, ठीक। और यहाँ पे x बराबर a है बेटा, इतना तो समझ गए ना? अर्थात यहाँ पे क्या है बेटा, ये x बराबर, ऐसे दर्शा दूँ यहाँ पे, क्या मैं यहाँ पे क्या है, x बराबर a, और ये यहाँ पे x बराबर b। इतना तो क्लियर है ना? अब बहुत ध्यान से इधर देखो, इधर दिमाग लगाना। जैसे ये कोई फंक्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो कितनी पट्टियां हैं, पट्टियां गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पट्टी। ये कितनी पट्टियां होंगी? 10 पट्टियां होंगी। तो इसका जरा नामकरण कराइए। 10 पट्टियां हुई, तो ये x नॉट, ये x1, ये x2, ये x3, ये x4, ये x5, ये x6, ये x7, ये x8, ये x9, और ये x10। बात समझ आए? लेकिन दीवारें, ये जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं, ये कितनी रेखाएं खींच गई? 11।
11 क्यों खिंच गए? क्योंकि 0 से शुरू हुआ ना बेटा, तो अर्थात 11 दीवारें, ऊर्ध्वाधर 11 दीवालों में 10 पट्टियां बनेंगी। इसका मतलब यहां से यहां तक कितनी दीवारें खड़ी हो गई? n+1। n+1 के बीच में कितनी पट्टियां आएंगी? n पट्टियां आएंगी, और सभी पट्टियों की चौड़ाई आपस में बराबर है। अब कितनी मान लेंगे बेटा चौड़ाई? इसकी जो चौड़ाई ये मानेंगे, ये वाली जो चौड़ाई मानेंगे, उसको मैं क्या दर्शाऊंगे? यहाँ दर्शा रहा हूँ, क्या मान लिया? h। अर्थात इसकी जो चौड़ाई है वो क्या है? h है, और सभी पट्टियों की चौड़ाई आपस में बराबर है। अब ध्यान सुनना क्या बेटा, ये कन्फ्यूजन दूर हो गया आपका? इसका मतलब ये वाला पॉइंट क्या होगा? ये वाला पॉइंट को बताएगा क्या होगा? x(n-1). अब भी नहीं समझना, आगे समझना, ठीक? अब बहुत ध्यान से सुनना। देखो, दुनिया के अंदर आकृति, जैसे इसका हमें एरिया चाहिए, जैसे हमें इसका एरिया चाहिए, मतलब इस PQRS का थोड़ी देर के लिए एरिया चाहिए, तो एरिया समाकलन के द्वारा ज्ञात होता है। लेकिन हमेशा एरिया आयत या वर्ग का ज्ञात होता है। इस तरह की आकृति का कभी हमने एरिया पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि ये तो ढाल है ना बेटा, इस तरह का, ये ढाल है ना, इस तरह का। ये अरे और थोड़ा सा बड़ा ढाल बना देता हूँ, ये सपोज दैट इस तरह का ढाल है, तो इधर की हाइट ज़्यादा, इधर की हाइट कम है, तो ना तो ये आयत है ना तो वर्ग है। जब तक ये आयत नहीं होगा तब तक क्षेत्रफल हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो कैसे क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, जरा दिमाग में। ये जो चौड़ाई है ना, ये बहुत खोपड़ी लगाना, बिल्कुल एकदम से कंसंट्रेशन सुनना। ये जो चौड़ाई है इसको बहुत कम कर देते हैं। जैसे जितना कम कर देंगे, जरा देखिए यहाँ कम कर दिए, तो क्या यहाँ पे ढाल नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। इसका मतलब h को कम करेंगे, अर्थात h को किसकी तरफ ट्रेंड करेंगे? 0 की तरफ। जैसे h को 0 की तरफ ट्रेंड करेंगे तो इसकी चौड़ाई बहुत कम कर देंगे, तो जो पट्टी है, ये जो पट्टी दिख रही है वो आयत की तरह नजर आएगी। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे ऊंचाई। तो जरा दिमाग लगाइए। अब इस वाली दीवार को, इस वाली लाइन को मैं इसके नजदीक ला रहा हूं। जैसे इसके नजदीक लाऊंगा तो ये वाली दीवार की हाइट ये वाली दीवार की हाइट के बराबर बैठ गई। अब भी नहीं समझा? इसका मतलब इस पट्टी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, इस पट्टी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बीच की चौड़ाई पकड़ेंगे और ऊंचाई इस दीवार की नहीं पकड़ेंगे, ऊंचाई पहले वाली दीवार की पकड़ेंगे। पहले वाली दीवार की इसलिए पकड़ेंगे क्योंकि दूसरी दीवार को खींच के पहली दीवार के पास लाया गया। नहीं आया समझ में? आगे समझ। अब बताइए यहाँ पे डोमेन कितना है? यहाँ पे x बराबर a है, यहाँ पे x बराबर a है, तो ये ऊंचाई कितनी हुई? अरे फंक्शन में डालेंगे तो ऊंचाई का मतलब रेंज का मतलब f है। अरे नहीं समझ में आया आपको? देखो यहाँ पे ऊंचाई डालूंगा तो ये ऊंचाई कितनी हुई? f है। बेटा समझ में नहीं आया क्या? नहीं आया समझ में? बोल क्यों नहीं रहे? आगे समझ। ऊंचाई नहीं बेटा पकड़ में आई क्या? आगे नहीं बेटा समझ में? देखो अब यहाँ समझ लेते हैं, मैं इधर समझा देता, ठीक? दिमाग लगा इधर वहाँ कोई चीज़ समझना है तो इधर भी समझ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा चित्र बहुत भद्दा हो जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें दर्शाना है मुझे। दिमाग लगाओ। यहाँ पे बेटा क्या है? ये x बराबर a। फंक्शन क्या है आपके पास? y बराबर fx। तो डोमेन x है, ऊंचाई का मतलब रेंज का मतलब y। यहाँ x की जगह a डालूंगा तो y बराबर f है, अर्थात ये ऊंचाई कितनी आ गई? f है। क्लियर? अब यहाँ पे एक छोटी सी पट्टी है, बीच की चौड़ाई कितनी है? h। और पट्टी इतने नजदीक है कि ये ऑलमोस्ट ऊपर वाली जो ढाल है वो बराबर नजर है, अर्थात आयत बन गया। तो इस पट्टी का क्षेत्रफल कितना हुआ? पट्टी का क्षेत्रफल कितना हुआ? चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई नहीं, ए कहाँ है बेटा? ये तो यहाँ का पॉइंट है, ये मूलबिंदु से दूरी है यहाँ की है। हाँ h, चौड़ाई गुणे ऊंचाई अर्थात लंबाई f है, h गुणे f है। अब भी नहीं समझ में आया? अच्छा, अब अगली पट्टी को सोचते हैं, बहुत ध्यान सुनना। अगली पट्टी के पास चलेंगे। जब अगली पट्टी के पास चलेंगे तो चौड़ाई तो इसकी फिर h है, तो फिर h है प्लस के h गुणे, लेकिन इसकी ऊंचाई पकड़ेंगे तो इस दीवार की ऊंचाई देखेंगे, बोलो। और इस दीवार की ऊंचाई के लिए यहाँ पर x बराबर a था, अब बीच की दूरी कितनी है? h, अर्थात ये ऊंचाई कितनी? इस दीवार की ऊंचाई कितनी हुई? f a प्लस h। नहीं आया समझ में? फिर ध्यान सुनो, यहाँ पे x बराबर a है ना, और यहाँ पे h दूरी और खिसक गया ना, तो यहाँ पे डोमेन कितना हो गया? a प्लस h, अर्थात यहाँ की ऊंचाई कितनी हुई? f a प्लस h, अर्थात ये h गुणे f a प्लस h। अब भी नहीं समझ में आया? अच्छा, अब अगली पट्टी के इसका क्षेत्रफल बताओ, इसका क्षेत्रफल। हाँ, अब इसकी ये वाली इसकी ऊंचाई तो f a प्लस 2h, अर्थात प्लस का h गुणे f a प्लस 2h। क्या थोड़ा बहुत आइडिया लगा?
आने लगा, धीरे धीरे आएगा समझ में परेशानी। अब सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ पे जो ए से बी तक का अंतराल था वो कितनी पट्टियां बनाए हैं आप? n पट्टियां बनाए, बीच में उन्होंने गैप किया, यहाँ से आता कितनी पट्टियां? यदि n पट्टियों का सबका क्षेत्रफल जोड़ दूं तो क्या PQRS का क्षेत्रफल आ जाएगा? हाँ, चित्र बना लीजिए, पहले चित्र बनाइए फिर मैं बकवास करता हूँ। जरा दिमाग लगाइएगा, यहाँ तक डोमेन, यहाँ तक दूरी x बराबर a है, दूरी a है, फिर हर बार h जुड़ता चला जाएगा, ठीक है भाई। और यहाँ से यहाँ तक ये b है, बहुत ध्यान सुनना, ये दूरी कितनी है बेटा? b। कोई पूछे बीच की दूरी कितनी है? b माइनस ए। अरे ये दूरी PS की दूरी b माइनस ए। अब जरा दिमाग लगाना, हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात क्या करना है? a टू b fx, यही तो ज्ञात करना है। a टू b, a से b की लिमिट fx dx का अर्थ है, देखो का अर्थ है x बराबर a कामा x बराबर b। और ये पहली बार पढ़े हो कि पढ़ चुके हो? अरे ये इसकी डिफिनेशन तो पढ़ चुके हैं ना भाई आप लोग। y फलन y बराबर fx तथा xh के द्वारा घिरे आकृति PQRS का क्षेत्रफल ज्ञात करना, का क्षेत्रफल ज्ञात करना। लिख डालिए, PQRS का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब इसका जरा मतलब समझिएगा, ये बात तो समझ में आ गई होगी, ठीक है भाई। ये नंबर 1 की कहानी होगी, नंबर 2 की कहानी सुनिए, क्या चलेगा नंबर 2 में? मतलब इसको हमें करना क्या है? हम ये ज्ञात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें ज्ञात करना है a टू b fx dx, लेकिन लिमिट है जिस हमसे ज्ञात करना है। अब वो कैसे ज्ञात करेंगे? बहुत दिमाग ध्यान से सुनना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखो अब इतना बुद्धि लगाइएगा, ये बीच की दूरी कितनी है? अरे ये PS की दूरी कितनी है? b माइनस। अब b माइनस है कि कितने भाग किए गए हैं? n भाग किए गए। नहीं समझ में? अच्छा जरा दिमाग लगाइए, ये आप सोचने की कोशिश करिएगा, मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ ताकि मेरा ना समय लॉस हो और आप जल्दी से समझ जाओ। ये दूरी कितनी है? b माइनस। समझ गए? अब जरा दिमाग, शायद इसके 1 2 3 भाग किए गए होते और सब भागों की चौड़ाई h होती, ये चौड़ाई h होती। समझ गए बेटा? ये चौड़ाई h होती। क्या समझ में आ गया? तो h की वैल्यू क्या होती है? h की वैल्यू क्या होती है? पूरा भाग कितना है? b माइनस ए। और इसमें कितने भाग हैं? 3 भाग। नहीं आया समझ में? अरे b माइनस ए पूरा भाग है ना, तो b माइनस ए में कितने भाग किए गए? 3। तो एक भाग की चौड़ाई देखेंगे तो b माइनस ए में 3 का भाग कर दिए। अरे b माइनस ए के 3 हिस्से किए, तो एक हिस्सा में जितना मिला इसको दे दिए कि जाओ अपने घर जाओ। इसका मतलब यहाँ पे h बराबर क्या होगा? ये कितने हिस्से किए गए? n हिस्से किए गए। n हिस्से किए गए तो h बराबर कितना बना बोलो? b माइनस ए डिवाइड बाई n। अब भी नहीं समझे? आ गया समझ में? अब कोई पूछे कि जहां, ध्यान सुनना, जहां h टेंडिंग टू क्या है? 0, मतलब h अप्रोक्सीमेशन 0 के बराबर है। 0 है नहीं, लेकिन बहुत बिल्कुल कम चौड़ाई है, बिल्कुल कम चौड़ाई है, ताकि ऊपर का ढाल ना दिखाई दे, आयत दिखाई दे। क्योंकि ज्यादा चौड़ाई होगी तो ऊपर ढाल दिखाई देगा, ढाल दिखाई देगा तो आयत बनेगा, आयत बनेगा तो क्षेत्रफल नहीं आएगा। अब भी नहीं समझ में आया? इसका मतलब h की वैल्यू, h कैसे पता चला? b माइनस ए, देखो b माइनस ए में h के टुकड़े किए गए हैं, h चौड़ाई का कितने टुकड़े किए गए हैं? n टुकड़े। तो जितने टुकड़े किए गए उसका भाग लगा दिया, एक टुकड़े की लंबाई आ गई, सॉरी एक टुकड़े की चौड़ाई आ गई। अब भी नहीं समझ में? अच्छा जरा दिमाग लगाना। हाँ, तीसरी इंपॉर्टेंट बात सुनना, तीसरी ये बात समझ में आ गई? तीसरी इंपॉर्टेंट बात सुनना, ये सौरभ समझ में नहीं आ गया? आ गया। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात सुनना, बहुत अच्छी तरह से सुनना। यदि h 0 की तरफ ट्रेंड कर रहा है, दिमाग लगाना, यदि h 0 की तरफ ट्रेंड कर गया, बहुत बुद्धि लगाना थोड़ा सा। यहाँ पे क्या बेटा? x बराबर a, और एरिया कहाँ से कहाँ तक का चाहिए? x बराबर a से x बराबर b तक। अब जरा दिमाग लगाइएगा, यदि h 0 की तरफ ट्रेंड कर रहा है तो बहुत छोटी छोटी पट्टियां आ रही हैं, बहुत छोटी छोटी पट्टियां बनेंगी। यदि h 0 की तरफ कर रहा है तो ये कितनी पट्टियां खींचेंगी? अनगिनत पट्टियां खींच गई, जिसको हम गिन ही नहीं सकते अब तो। क्योंकि जब h बराबर 0 की तरफ होगा तो एक लाइन के ऊपर ये दूसरी लाइन चढ़ने लगेगी, क्योंकि h बराबर 0 है। 0 का मतलब नो चौड़ाई, कोई चौड़ाई नहीं दे रहे हैं आप। जब कोई चौड़ाई नहीं दे रहे अर्थात ये कितनी पट्टियां हो गई? अनंत पट्टियां हो गई। इसका मतलब यदि h 0 की तरफ अग्रसर है तो n अनंत की तरफ अग्रसर होगा। अर्थात यदि h एग्जैक्ट 0 हो जाए, अभी आपकी खोपड़ी में आया नहीं, अब आएगा, बात समझना।
अभी तुरंत समझाता हूँ कि क्या मामला है। देखिए अब अगली बात मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। यदि h 0 की तरफ ट्रेंड कर रहा है, मतलब ये चौड़ाई लगभग 0 के बराबर, एक पट्टी की जो चौड़ाई लगभग 0 के बराबर, तो कितनी पट्टियां बनेंगी? ये बात समझ में ना आई हो तो आप यहां से समझ लें, ठीक है। जैसे दिमाग लगाइएगा, एक दीवार है, अब h बराबर 0, मतलब इसी के ऊपर दीवार चलाएं, फिर इसी के ऊपर दीवार चलाएं, फिर इसी के ऊपर दीवार चलाएं, फिर इसी के ऊपर दीवार चलाएं, अब यहाँ तक ले जाना है इसको, ठीक है। फिर इसी के ऊपर दीवार चलाएं, फिर तो बेचारी ये मोटी हो रही है धीरे धीरे, अब मोटी होते होते इसके पास पहुँचने की कोशिश कर रही है, अब भी नहीं कॉपी में, तो कितनी पट्टियाँ बनी? अनंत। इसका आप या फिर आप ऐसे समझ लीजिए, h की जगह 0 डालो, h की जगह 0 डालो, ठीक, n को यहाँ भेज दो और h को यहाँ भेज दो, अरे n को यहाँ भेज दो और h को, h की जगह 0 डालो, तो b/a/0, नीचे 0 वैल्यू अनंत। इसका मतलब जब h 0 है तब n किसको टेंड कर रहा है? अरे अभी आप समझ नहीं पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, b माइनस का a/h, ये समझ में आया कि नहीं आया? यदि h 0 की ओर अग्रसर है, बात समझना, तो n किसकी ओर अग्रसर है? अनंत की तरफ, क्योंकि नीचे 0 वैल्यू किसकी ओर अग्रसर होगी? अनंत की तरफ। इसका मतलब यदि आगे बेटा सुन, यदि h टेंड टू 0 तब n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। ये बात भी नहीं समझ में आई? आगे सुन, अब देखो, अब चौथे नंबर की इंपॉर्टेंट बात पे बहुत ध्यान से सुनना आप लोग, बोलो चौथे नंबर की बात क्या है? a to b, पहले इसको समझ ली, बाद में लिखेंगे आप लोग। a to b fx dx का मतलब क्या है मैं समझाऊं? a to b fx dx का मतलब p q r s का क्षेत्रफल ज्ञात करना, इतना तो पता है। अब पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बहुत ध्यान सुनना, पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम पहली पट्टी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, अर्थात इस पट्टी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, इस पट्टी का। क्या इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बहुत ध्यान से सुनना, नहीं फिर आप कहोगे ये क्या तमाशा हो रहा है, ठीक। इस पट्टी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इस पट्टी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो पट्टी की ऊंचाई है वो पहले दीवार से नापेंगे आप, पहले दीवार से, क्योंकि दूसरी जो दीवार है पहले दीवार के पास आई है तभी आयत बना है। तो यहाँ पे डोमेन कितना है? यहाँ पे डोमेन x बराबर है, तो यहाँ पे रेंज ऊंचाई कितनी हुई? fa, और चौड़ाई कितनी है? h, तो पहली पट्टी का क्षेत्रफल h गुणे fa। आपको समझ में नहीं आया? आ गया। अब दिमाग लगाना, अब मैं दूसरी पट्टी के पास आ गया, इस पट्टी के पास आया, इस पट्टी के पास दिमाग लगाना भाई, इस पट्टी के पास आया, तो जब इस पट्टी के पास आया खोपड़ी लगाना, तो इसकी चौड़ाई कितनी है? h, तो फिर h लिख दिए। अब मुझे ऊंचाई चाहिए, ऊंचाई चाहने के लिए इस दीवार से मतलब रखूंगा, किस दीवार से? इस दीवार से, पहली वाली दीवार से। हर पट्टी की ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए पहली दीवार को नापेंगे आप। अब पहली दीवार, यहां पे डोमेन ए था और h और जुड़ गया, अरे h और जुड़ गया ना, यहां तक दूरी a थी और एक पट्टी की चौड़ाई और जुड़ गई। जब एक पट्टी की चौड़ाई और जुड़ गई, जरा दिमाग लगाना, एक पट्टी की चौड़ाई और जुड़ गई, तो अर्थात यहां पे क्या आ गया? अरे ये वाली ऊंचाई f a प्लस h। इसका मतलब कि दूसरी पट्टी की ऊंचाई पहली पट्टी की ऊंचाई f है। और समझा देता हूं, इधर समझा देता हूं, इसे समझ में आ गया हो। देखो यहाँ पे एफ है, यहाँ पे क्या बेटा? इसकी ऊंचाई कितनी है? एफ है, और इसके बाद की इसकी ऊंचाई, क्योंकि यहाँ तक डोमेन x बराबर a था और ये h और जुड़ गया ना ये, तो यहाँ पे डोमेन क्या आ गया? x बराबर a प्लस h, तो ऊंचाई क्या आ गई? f a प्लस h। अब भी नहीं समझ में आ गया? समझ। अच्छा जरा दिमाग लगाना, तो इसका क्या होगा बताओ? f a प्लस h। आ गया समझ में? आगे बताओ, h a प्लस f a प्लस 2h प्लस, पता नहीं कौन है यार, हेलो हेलो, हाँ भैया बोले। अरे भैया मैं अभी क्लास अपनी पढ़ा रहा हूँ, पहले बताओ तुम्हारा काम क्या है? एक सेकंड, बेवकूफ़ आदमी है कोई, इसको क्या पता, वो क्या जाने गणित थोड़ी क्या होती है। आपको समझ में आया? अरे हाँ, एफ हर बार एच जोड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन जब लास्ट पट्टी के ऊपर आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, लास्ट पट्टी के ऊपर जब आएंगे आप लोग, दिमाग लगाना, इस लास्ट पट्टी के ऊपर है, तो जब हम लोग लास्ट पट्टी के ऊपर आएंगे, दिमाग लगाना, ध्यान से सुनना। ये पहली पट्टी है, ध्यान से सुनना, ये कौन सी पट्टी है? जब दूसरी पट्टी है तो एच के पीछे 1 का गुणा है, दूसरी पट्टी में एच के पीछे 1 का गुणा, तीसरी पट्टी में एच के पीछे, चौथी पट्टी में एच के पीछे, तो 9वीं पट्टी में एच के पीछे n-1 का गुणा, 1 कम हो जाएगा।
अभी आप नहीं समझ पा रहे हो। देखिए देखिए ध्यान से सुना, ध्यान सुना। ये दूसरी पट्टी का क्षेत्रफल है, तो जो दूसरी पट्टी का क्षेत्रफल है तो h के पीछे 1 का गुणा। ये तीसरी पट्टी का क्षेत्रफल है तो h के पीछे 2 का गुणा। तो 10वीं पट्टी का क्षेत्रफल क्या होगा? 10वीं पट्टी का क्षेत्रफल h गुणे f a प्लस 9h। 10वीं पट्टी में h के पीछे 9 का गुणा, नहीं आया समझ। तो nवीं पट्टी में किसका गुणा? n-1 का, अर्थात प्लस डॉट डॉट प्लस डॉट डॉट, यहाँ प्लस करेंगे, ठीक है ना भाई, प्लस का डॉट 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 प्लस का h गुणे बोलो f a। आपको समझ में आया नहीं? आपको समझ में नहीं आया क्या? बोल क्यों नहीं रहो? आगे समझ। अर्थात यहाँ की कोई हाइट पूछे, ये वाली हाइट पूछे, एक मैं आपको ट्रिक और बता दूँ, कभी नहीं गलत होगा, बस ध्यान सुनना। n-1 इंटू h, देखो, हाँ बहुत ध्यान से देखना, इधर देखिए, यहाँ पे नॉट था ना, यहाँ पे x1 लिखा है, ये पॉइंट x1 लिखा है। तो जब x1 लिखा है तो x1 वाली हाइट a प्लस h, बोलो x2 वाली हाइट a प्लस 2h। तो x2 वाली जो हाइट है वो तीसरी पट्टी का क्षेत्रफल देगा, बोल क्यों नहीं रहो? और x3 वाली हाइट चौथी पट्टी का क्षेत्रफल देगा। तो x3 बराबर a प्लस 3h, x4 बराबर a प्लस 4h। तो xn-1 बराबर a प्लस n-1 इंटू h। अब भी नहीं समझ में आया? a प्लस n-1 इंटू h। अरे समझ में नहीं आया क्या? आ गया, बताइए। ये पूरी वैल्यू क्या आ गई? a टू b, देखो ध्यान सुनना, एफ एक्स इंटू डी एक्स इजकल टू एच पूरे में कॉमन है, सुन रहे हो बेटा? एच पूरे में कॉमन, तो कितना आ गया? एफ ए प्लस का एफ ए प्लस एच, आगे ए प्लस का 2h, और ये क्या आ गया बेटा? ए प्लस का 3h, आगे बताओ डॉट डॉट एफ ए प्लस का n-1 इंटू एच। अब आगे समझना, अब आगे ये तो लिख गया हो ना आपका। तो अब आगे समझना इसकी कहानी क्या चलेगी। अब दिमाग लगाओ, इधर सुनो। h बराबर क्या है? हाँ, तो b माइनस h की जगह ये वैल्यू डालेंगे। जब h की जगह वैल्यू डालेंगे तो n की एंट्री हो जाएगी। तो जब n की एंट्री हो जाए, पहले बताइए h किसको टेंड कर रहा है? 0 की तरफ। तो जब h की मैं वैल्यू डालूंगा, जरा दिमाग लगाना, तो यहाँ लिमिट डाल दो, अर्थात a टू b एफ एक्स डी एक्स। अब कोई पूछेगा ना कि आप चौड़ाई कितनी ले रहे हैं, अब किसी व्यक्ति ने पूछा कि चौड़ाई कितनी ले रहे हैं, तो मुझे दिखाना पड़ेगा कि चौड़ाई किसके बराबर ले रहे हैं? ऑलमोस्ट 0 के बराबर, तो लिमिट देनी पड़ेगी। अर्थात अब लिमिट देंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और पूरा आइटम फिर लिख देंगे एफ ए प्लस का। घबराना नहीं, जैसे मैं 1-2 सवाल करूंगा ना, ये आपको क्लिक कर जाएगा। जैसे मैं सवाल करूंगा तो आपको बेहतर क्लिक करेगा, आप बिल्कुल परेशान नहीं। अब बहुत ध्यान से सुनना, बस एक लाइन बचा, एक लाइन के बाद खत्म कहानी। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर, अब देखो h की जगह क्या भरूंगा? h की जगह b माइनस ए डिवाइड बाई एन। तो b माइनस ए कॉन्स्टेंट है, यहाँ b माइनस ए डाल, यहाँ h है ना बेटा, ये h ये h, तो यहाँ h की जगह क्या डालूंगा? b माइनस ए बाई एन। तो b माइनस ए कॉन्स्टेंट है, b माइनस ए में तो लिमिट पड़ेगी नहीं, तो b माइनस ए बाहर हो गया, b माइनस ए बाहर हो गया, लिमिट n लग गया। तो जब h 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो n किसकी तरफ? तो जब जैसे ही h गोल करेंगे n के पदों में भरेंगे, तो s टेंडिंग टू 0 था, तब n टेंडिंग टू अनंत, अर्थात लिमिट किसकी लग गई? लिमिट n टेंडिंग टू अनंत 1/n। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ध्यान सुनो। h की जगह क्या भरे हैं? b माइनस ए बाई एन। तो b माइनस ए कॉन्स्टेंट था, तो कॉन्स्टेंट तो लिमिट के बाहर हो जाएगा ना। अब भी नहीं समझ में आया? तो यहाँ h की जगह भरे हैं b माइनस ए बाई एन, तो h गोल हो गया। तो अब जब h 0 की तरफ ट्रेंड है, तब n किसकी तरफ ट्रेंड है? अनंत की तरफ, तो लिमिट अनंत की चलने लगी। अब अंदर उसी तरह भर दें, एफ ए प्लस का एफ ए प्लस एच, और आगे एफ ए प्लस 2h, फिर आगे एफ ए प्लस का n-1 इंटू एच। ये फार्मूला हो गया, इस फार्मूले को आप लिख लें। चलिए कॉपी करिए। अरे ये नहीं लिख पाए थे क्या? दूसरा तीसरा कंडीशन लिख ली थी कि नहीं? हाँ, तो ये इसका फार्मूला हो गया। इस फार्मूले को आप कायदे से सजा लीजिए। चलिए, हाँ सब लोग कॉपी करें, फिर मैं कुछ क्वेश्चन करके आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ क्वेश्चनों को। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ये आप बेसिक पकड़ लीजिए इसका। चलिए लगाइए लोगों, एक्सरसाइज 7.8 एनसीईआरटी। पहला सवाल देखें,
क्वेश्चन में पहला क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को जरा समझें। पहला क्वेश्चन है ए टू बी एक्स डी एक्स का मान ज्ञात करें, ज्ञात करें। लेकिन स्पष्ट लिखा हुआ है कि योगफल सीमा के रूप में ज्ञात करें, मतलब योगफल सीमा से ज्ञात करें। नहीं ऐसा समझ में, अरे ऐसे ज्ञात करना होता तो ये इसका समाकलन क्या होगा, जरा बताइए इसका समाकलन। समाकलन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट ए टू बी। उत्तर कितना आएगा, 1/2 बाय बी स्क्वायर माइनस, एक लाइन का काम। अब एक लाइन के बदले एक पेज भरेंगे अभी। नहीं आए समझ, आगे समझ। तो योगफल सीमा के द्वारा कहेगा तो आप वही प्रोसेस करेंगे। अब ये प्रोसेस क्या होता है, जरा दिमाग लगाना, बहुत ध्यान से सुना, ध्यान से सुना। देखो ए की जगह ए है, बी की जगह बी है। एफ एक्स बराबर क्या है, एफ एक्स बराबर, अरे एफ एक्स बराबर एक्स है। नहीं आए समझ में, एफ एक्स की जगह एक्स भरा है ना। अच्छा अब देखिए इस सूत्र क्या होता है, बहुत ध्यान सुनना। एच बराबर क्या होता है, अभी अभी आप बताएं। एच बराबर क्या होता है, बी बाई ए अपान एन। आगे समझ, जहां एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, मतलब एच जीरो की तरफ तो एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट। अब जरा दिमाग ले, अब सूत्र क्या होता है, जरा सूत्र सोचेंगे। सूत्र ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का सूत्र होता है बी माइनस ए लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n अंदर एफ ए, फिर एफ ए प्लस एच, फिर एफ ए प्लस का 2h डॉट डॉट एफ ए एन माइनस 1 इंटू एच। क्या समझ में नहीं आया, आगे चलिए यहाँ तक कॉपी करो, कॉपी करो स्पीड से, 2 मिनट में सवाल को फुर्सत कही आ जाए। ये सूत्र हो गया, अब सुनना। अच्छा उत्तर तो पता है, इसका उत्तर कितना आएगा, 1/2 ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो लड़का क्या करता है पेपर में, 2-3 लाइन लगाएगा, बाद में उत्तर रख देगा, कहीं देखो आ गया। आप ना ऐसे करना भाई। क्या मैं आगे समझाऊं, बहुत ध्यान सुनना, ध्यान से देखो। देखो आप देखें, बढ़ा रहा हूं आगे। b माइनस ए लिखा रहने दीजिए, b माइनस ए, फिर लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n लिखा रहने दो। अब बहुत ध्यान से सुनना, ये आपकी लाइन लिख गई थी कि नहीं लिख गई थी। देखो एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स, एफ एक्स बराबर एक्स। यहाँ क्या लिखा है, एफ ए का मान कैसे ज्ञात हो गया, यहाँ ए डालूंगा तो यहाँ ए डालूंगा तो यहाँ ए आएगा, अर्थात एफ ए बराबर ए। अरे नहीं समझ में आया, अरे यहाँ क्या लिखा है एफ ए, तो एफ ए मान कौन देगा, फंक्शन देगा ना। तो डोमेन कितना है, ये डोमेन होता है ना, तो डोमेन ए है, तो यहाँ ए डालूंगा तो एफ ए बराबर ए। फिर आगे क्या है, एफ ए प्लस एस, तो यहाँ ए प्लस एस डालूंगा, तो ए प्लस एस डालूंगा तो क्या आएगा, अरे ए प्लस एस डालूंगा तो यहाँ क्या आएगा, ए प्लस एस, तो ए प्लस एस आ गया। अब भी नहीं आया समझ में आपको। अच्छा आगे जरा सोचो, आगे क्या आएगा, ए प्लस 2h, फिर आगे ए प्लस 3h। अब भी नहीं समझ में आया। और लास्ट में क्या आएगा, सोचो लास्ट में क्या आएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। यहाँ क्लियर है कि नहीं आता, हाँ लिखना शुरू करो। ये समझ नहीं आया क्या, लिख देंगे समीकरण 1 से। हाँ सब लोग लिख दीजिएगा समीकरण 1 से। ये भाई समीकरण 1 का प्रयोग हुआ, इतना समझ गए कि नहीं, बोलते क्यों नहीं भाई। समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 से फंक्शन गोल हो गया, बारी बारी से डोमेन डालते गए और रेंज देता गया। अब आगे समझने की कोशिश करें। अब आगे सुनना क्या चले गए। b माइनस के लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n। अब इधर देखना, ये पहले पट्टी का क्षेत्रफल है, अरे समझ गए होंगे, ठीक है ना। ये दूसरी पट्टी है, अर्थात ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, ये nवां पद है। n पट्टियां थी तो n अलग अलग पद हो गए। अब सुनिए, हर बार ए तो हर बार आ रहा ना, तो ए कितनी बार आया,
n बार। अरे पहले पद में ये आया, दूसरे पद में ये आया, तीसरे पद में ये आया, समझ रहे हो? तो ये कितनी बार जुड़ रहा है? n बार। तो na नहीं आया समझ में। जब 2 बार जुड़ेगा तो 2a। अब देखिए यहाँ से h क्या है? अरे h कॉमन है ना, तो h कॉमन है तो यहाँ कितना आएगा? 1 प्लस 2, 2 प्लस का 3 प्लस डॉट डॉट n माइनस 1 लिख डालिए। ये भी ये आपको समझ में नहीं आया क्या? आ गया समझ। अब आगे मैं इधर लिख रहा हूँ b माइनस का a लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n बोलो, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। ये na लिखा रहने दो प्लस का h। क्या आपको पता है कि ये यहाँ से यहाँ तक कितने पद हैं? ये यहाँ से यहाँ तक कितने पद हैं? नहीं बता पाओगे आप। नहीं, यहाँ से यहाँ तक कितने पद हैं? क्या बोल रहे हो आप? n-1 पद है, क्योंकि 1 से लेकर 3 तक आदमी 3 पद। अरे कोई जंप नहीं, 1 से 100 तक में कितने पद होते हैं? 100 पद। तो 1 से n-1 पद में n-1 पद, अर्थात ये AP के, सुन रहे हो, AP के n-1 पद हैं। अब भी नहीं समझ में आया? अब कितने लोगों को पता है AP के n पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है? याद है आपको? AP के n पदों का सूत्र क्या होता है? n/2। सूत्र क्या होता है? n/2 a प्लस l। याद है? और n का मतलब पदों की संख्या। तो कितने पद हैं? n-1/2। आ गया समझ में? और a प्लस l, a का मतलब 1 और l का मतलब अंतिम पद, मतलब n-1। समझ में नहीं आया क्या? अर्थात 1 से 1 कट गया। अब भी नहीं समझा? आ गया। b माइनस a लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n na प्लस का h, सुन लो, और ये n माइनस का 1/2 n to n, ये n लिखा हुआ। समझ नहीं आ गया? क्यों तो समझ नहीं आ गया तुम? ये समानता श्रेणी के n पद जोड़ दिए बेटा ना, n-1 पद जोड़ दिए तो n/2 a प्रथम पद l अंतिम पद। AP नहीं पढ़े हो क्या 11 में? लिख गया यहाँ? अब सुनो, इधर सुनना अब ध्यान से। क्या मैं बताऊं? अब h की वैल्यू कितनी है? h बराबर कितना है? h की वैल्यू कितनी है? n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n। हाँ देखो na, हाँ देखो h का मान कितना बोल दो जरा? b माइनस a डिवाइड बाई n, ये h का मान रख दिए। आगे क्या है? n-1 डिवाइड बाई 2 इंटू n। ये वाला n से वाला n कट गया। अब सुनो, क्या मैं बताऊं? बाहर क्या लिखा है? b माइनस ए लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। अब आगे सुनो भाई, अंदर क्या लिखा है? 1/a। इसको कायदे से लिख लेते हैं na, लिखा बेटा na। और यहाँ क्या लिखा है? b माइनस का a और n-1 डिवाइड बाई 2, ये लिखा हुआ कटने के बाद। अब ध्यान से सुनना, बोल रहा हूँ, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान से सुनना। b माइनस का a लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये n 1/n अंदर गया, 1/n अंदर जा रहा है, तो n से n कट गया, a आ गया। ठीक, अब इधर ध्यान सुनना, ये क्या आएगा? b माइनस a/2। अरे 2 इसके साथ ले आए और n का इसके साथ भाग हुआ, नहीं समझ में? तो जब ये n के इसके साथ भाग हो तो n-1/n आएगा। b माइनस a/2 इधर आ गया और n-1 में n का क्या हुआ? भाग हुआ। अरे n का भाग जा रहा है ना दोनों में। अरे यहाँ n का भाग होगा, यहाँ n का भाग होगा, दिखा? यहाँ n से n कट गया a, ये b/a/2 बाहर हुआ, n-1 में n का भाग हो गया। अब भी नहीं दिखा? तो n में n का भाग हुआ तो 1 आया। अरे n में n का भाग हुआ 1 आया और माइनस का 1/n, दिखा कि नहीं दिखा? दिख गया। अच्छा अब दिमाग लगाओ, अब मैं लिमिट डाल रहा हूँ। अच्छा लिमिट कैसे डालेंगे जरा सुनना, लिमिट डाल रहे हैं। b माइनस का a, लिमिट की जगह क्या डालना है? n की जगह अनंत, n की जगह अनंत डालूंगा, तो यहाँ अनंत डालूंगा तो ये क्या आएगा? a प्लस का b माइनस a डिवाइड बाई 2 और 1 माइनस का 1/अनंत। लिमिट लिखना बंद। अब सुनना, b माइनस के 1/, अनंत की वैल्यू 0, तो ये 0 आ गया, यहाँ 1 आया, कुल मिला कितना आ गया? a प्लस का y2। अब सुनना ध्यान से,
ये कितना आएगा, ये आएगा प्लस का 2a हो जाएगा बेटा, तो क्या आएगा b प्लस का a डिवाइड बाई 2, इन दोनों गुणा कितना आएगा 1/2, अरे b स्क्वायर माइनस आंसर। अरे समझ नहीं आ गया, इसका आंसर कितना आता, इसका आंसर कितना आता, यही तो आता आंसर। देखिए बात है, 2 लाइन का क्वेश्चन 1 पेज भरा दिया आपसे। चलिए कॉपी करिए, कैलकुलेशन नहीं समझ में आ गया। देखिए ध्यान से सुनिएगा। अब सबसे पहले हम लोग सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र बताइए क्या होता है सूत्र, a टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर, बताओ क्या होता है, b माइनस ए लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस का 2h और डॉट डॉट एफ ए प्लस का n-1 इंटू एच। ये समझ में आ गया। अब जरा सुनो, यहाँ a बराबर क्या है, ये a है, a बराबर क्या है, a बराबर 0, कामा b बराबर 5, एफ एक्स बराबर x प्लस, समीकरण 1 लगा दो, समझ में आ गया। अब h बराबर क्या होता है, h बराबर क्या होता है, हाँ बहुत अच्छा, h बराबर b माइनस ए बाई n, तो दिस इंप्लाइज दैट h बराबर b माइनस ए, बात समझ रहे हो, b माइनस ए मतलब 5 माइनस, अरे b माइनस ए 5 माइनस 0, 5 माइनस 0/n, तो 5/n, जहाँ n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। अब ध्यान सुनना, तो जब a की जगह ये एफ एक्स की जगह ये है, तो लेफ्ट हैंड साइड में पूरा आइटम क्या भर गया, 0 से 5। अरे आप नहीं समझ पाए, अरे ये एक इसकी वैल्यू, इधर वैल्यू डाल रहा हूँ ना, अब इस सूत्र में वैल्यू है डाल रहा हूँ, तो a की जगह 0 डाल दिया, समझ गए, b की जगह क्या डाल दिया 5, एफ एक्स की जगह फंक्शन डाल दिया dx। अब इधर भी डालूंगा, जब इधर डालूंगा तो क्या आएगा b माइनस ए का मतलब 5, ठीक है भाई, b माइनस ए का मतलब 5, n का भाग है n, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n, एफ ए का मतलब, a का मतलब कितना 0, अर्थात f0 के बाद बताओ जल्दी से, f0 प्लस h, अरे a प्लस h है ना, a बराबर जी, अरे इसमें a की जगह 0 डाल रहा हूँ ना, नहीं आ रहा क्या समझ में। हाँ अब आगे सोचो क्या लिखूँगा, f0 प्लस का 2h, समझ नहीं पा रहे हो क्या आप, अरे a की जगह 0 डाल रहा हूँ ना, a बराबर 0, देखो ये 0 है लिमिट। अब सुन, लास्ट में क्या डालूँ, 0 प्लस का n-1 इंटू एच, यहाँ तक कॉपी करो, फिर इनकी रेंज डालें, क्यों अच्छा, यहाँ केवल 5 होगा ना बेटा, केवल 5 होगा, b माइनस ए लिखना है ना, b माइनस ए वैल्यू केवल 5, n थोड़ा होगा, इधर देखना 5 लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n। अब आगे सुनो, बहुत ध्यान से सुनना, बोलो कोई बताएगा। ये अब हम समीकरण 1 का यूज करेंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है 0, यहाँ 0 डालूंगा तो f0 की वैल्यू 1 आ गई, f0 की वैल्यू 1 आ गई, 0 प्लस h की वैल्यू, अरे अब 0 क्या है, यच सोचो ना यार इसकी जगह, अर्थात इसकी जगह यच डालेंगे तो कितना आएगा बेटा 1 प्लस h, नहीं आया समझ में आप, बोलो आ गया ना, अरे 0 प्लस h का मतलब यच है तो आएगा, यहाँ यच डालूंगा तो 1 प्लस h, 1 पहले लिख दिए h बाद में लिख तो आपको तकलीफ है क्या, और ये 0 प्लस 2h डालूंगा तो क्या आएगा 1 प्लस, अगला क्या आएगा 1 प्लस का 3h। अब लास्ट में जल्दी सोच लो क्या आएगा लास्ट में, 1 प्लस का n-1 इंटू h। अब भी नहीं समझे, आगे से ये तो समझ में आ गया होगा। अब इधर ध्यान से सुनेंगे, देखो कितने पद हैं ये, 1 2 3 4 nवां पद, कैलकुलेशन देखना, हाँ कैलकुलेशन यदि आप समझ ले गए तो आप राजा हैं। सुनना कैलकुलेशन 5 को लिखा ना तू, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट
1/n। अब सुनना, एक कितनी बार आ रहा है? हाँ, ये एक कितनी बार आ रहा है? n बार, तो n आ गया। अरे एक n बार जुड़ेगा n आ गया। अब फिर h कॉमन लूंगा तो h कॉमन लूंगा तो कितना आ गया? जल्दी सुनो ना, h कॉमन लूंगा तो क्या आ गया? 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट n माइनस। अभी ताज़ा समाचार इसको जोड़े हैं आप लोग, जोड़े हैं क्या आप लोग? अरे अभी जोड़े नहीं इसको, तो इसको जब जोड़े हैं तो क्या है बताइए जरा? n h क्या आया था बेटा? n × n-1 / 2, यही तो आया था। अरे ये AP के n-1 पद जोड़े नहीं यहाँ पे भी? अरे n/2 a + n, यही आया था। अरे AP के, अभी इसको जोड़े हैं सीरीज भाई पीछे। अच्छा अब सुनना, अब क्या करना है? h का मान रखना। अब इतने में लगा दूँ, समझ जाओगे। यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है ना भाई? यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, ध्यान से देखना भाई। देखो पीछे क्या है? 5, पीछे 5 है। लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n, यहाँ n लिखा है। h का मान क्या है? h का मान क्या है? h का मान देखो लिखा है, अरे ये लिखा है h का मान 5/n। क्या लिखा है? 5/n। और आगे क्या है? n × n-1 / 2। अब ध्यान से सुनना, ये n से n मर गया, ठीक, n से n कट गया। अब इस n को अंदर ले जा रहा हूँ, बस 2 लाइन का काम बचा बस। लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, इस n को अंदर ले जा रहा हूँ n को, तो n से n कट गया 1। और यहाँ देखना ये कितना आ गया? 5/2। और n-1 में n का भाग हुआ, सुन रहे हो? n माइनस, तो n/n 1 और 1/n। अब भी नहीं समझा? बारी आई लिमिट डालने की, जब लिमिट डालने की बारी आई तो पीछे से 5 लिखा रहने दो। लिमिट डालूंगा तो 1 + का 5/2, 1 - 1/अनंत। अब सुनना, 1/अनंत का मतलब 0, तो ये 0 आ गया, अर्थात 5/, अंदर कितना है? 5, 1 + का 5/2। समझ गए बेटा? अच्छा इसका कैलकुलेशन देखना, 5×2 7/2 और 7×5 35/2 आंसर। ये ऐसे हल होगा। अब आपकी खोपड़ी खुली होगी। कठिन लगा क्या? कठिन नहीं लगा ना? बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। देखो इस क्वेश्चन के विषय में सोचते हैं सब लोग मिलके। देखो 2 से 3 x², फार्मूला ही लगे। बताओ a की जगह क्या है? a की जगह a = 2, कामा b = fx = x²। समझ में आ गया? अच्छा h बराबर क्या है? h बराबर b - a/n। इसका मतलब 3 - 2 1 क्या है? 1/n, जहाँ n टेंडिंग टू अनंत। समझ में आ गया? 9। अब वैल्यू डालूंगा, अर्थात ये 2 से 3 x² × dx। अब इधर कैसे कन्वर्ट होगा? b - a, b - a का मतलब 1, b - a का मतलब 1 का क्या गुणा करूँ मैं? ये दे रहा हूँ, अगले लाइन में छोड़ दूंगा, ठीक है। 1/n fa का मतलब a की जगह क्या बेटा? इधर देखिए, a की जगह 2, तो fa का मतलब f2। फिर आगे सोचो, f2 + h, आगे 2 + 2h। बहुत अच्छा, 2 + 2h, आगे 2 + 3h। एक पता हो लिख लो, समझ में आ गया? फिर आगे सोचो, आगे लास्ट में क्या लिखेंगे? 2 + का n-1 × h। बस कनेक्ट रहे आपका दिमाग तो खटाखट सवाल बनता जाएगा। ऐसा कोई दर्द नहीं कि आप सवाल नहीं लगा पाओगे। समझा ना? अब ये फंक्शन हटाएंगे तो फंक्शन कौन हटाएगा? समीकरण 1, ये समीकरण 1 हटा देगा। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, आपको अच्छा लगेगा। क्या मैं बताऊं? देखो चलिए फंक्शन, अब ये 1 लिखना बंद कर दूं ना? अरे 1 पीछे से अच्छा लगता है क्या लिखना? अच्छा ये f2 कितना होगा? कोई बताएगा f2 कितना होगा? मतलब 2 का वर्ग। क्यों भाई? और ये कितना होगा? 2 + h का वर्ग। अरे इसी का वर्ग तो हो जाएगा यहाँ। ये कितना होगा बेटा? 2 + 2h का होल। अरे x की जगह डालोगे तो वर्ग तो जाएगा। हाँ आगे बताओ क्या होगा? 2 + 3h का वर्ग। लास्ट में बता डालो, 2 + का n-1 × h का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। अब चलो, अब यहाँ पे थोड़ा सा कठिनाई होगी, इसको कैसे हल करेंगे? हल कैसे करेंगे? 1-2 लाइन में बनना, यहाँ तक कॉपी कर। अच्छा ये सिलेबस से भी नहीं हटा, ये भी बता दूँ, ये सिलेबस में है।
बाकी हम पढ़ाएंगे सब कुछ, सिलेबस में कुछ नहीं, मतलब 30% रिड्यूस नहीं करेंगे, छोड़ के नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे सब कुछ, समझ गए होंगे कि बाकी आप छोड़ के आप पढ़ लीजिएगा, जानकारी तो सब होनी चाहिए ना यार। क्या किसी से कह दोगे कि नहीं कोरोना कांड से हम नहीं पढ़ेंगे इसको, तो देख क्या हुआ, ये है सिलेबस में। आगे बढ़ा रहा हूँ, आगे सुनना, अब ध्यान सुनना, इसका होल आप स्क्वायर आप खोल दीजिए तो अच्छा लगेगा इसको, बस ध्यान सुनना ध्यान से। इधर 2 का वर्ग 4 होगा क्या, अच्छा इधर समझना, a स्क्वायर 4 प्लस का 4h 2ab प्लस एच स्क्वायर, बेटा समझ में आ गया कि नहीं। अच्छा इधर सुनना, 2 का वर्ग 4 प्लस का 2ab 8h प्लस का 4h स्क्वायर, समझ में आ गया। अच्छा इधर सुनना था, 4 प्लस का 3 दूनी 6, 3 दूना 6, 6 दूनी 12h, समझ में आ गया 12h, फिर आगे आगे 9h स्क्वायर। अच्छा लास्ट में सोचो, लास्ट में सबसे लास्ट में सोचो, इधर सोचो, चलो 4 और a स्क्वायर 4 प्लस 2ab 4 n माइनस 1 इंटू एच, समझ में आ गया। अब प्लस का n माइनस का 1 स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। खोला आप स्क्वायर तो हमने गलत नहीं खोला भाई, इतना तो समझ में आ गया ना सबको। अब देखिए साफ सुथरा लिखा जाए, आगे सुन, आपको कोई तकलीफ वगैरह हो तो मैं इसको कर्ली ब्रैकेट दे दूं। देखो ये पहला पद है, ये इतना पहला पद है, ये पूरा आइटम दूसरा पद है, ये दूसरा, ये तीसरा पद है, ये चौथा, ये इतना ध्यान रखना। सब में 4 आ रहा है, सब में 4 आ रहा है, आप पहले देख लो बाद में लिखना। सब में 4 कहाँ आ रहा है 4, अरे ये वाला 4, तो 4 कितनी बार जुड़ा, n बार, तो 4n हो गया। बस ध्यान सुनो, ये आगे लिखो यहाँ, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n, कितना है बेटा 4 है। अब बहुत ध्यान सुनना, अब ये इसकी दुकान बंद हो गई, समझा गया। अब ये दूसरे वाले पद को सोचना है, इनको सोचना है, मैं एरो लगा दिया, ये दूसरे सब, इनमें क्या कॉमन है 4h, तो 4h कॉमन है, सोचो 4h कॉमन हुआ तो यहाँ क्या है 1, यहाँ पे अरे बोल 2, फिर आगे फिर 3, फिर n माइनस 1, नहीं आया समझ में आपको, अरे बोल क्यों नहीं रहे हो, ये 4h कॉमन हुआ ना 4h, तो लास्ट में n माइनस 1 नहीं बचेगा। अच्छा सोचो अब इसमें जरा, इसमें क्या कॉमन है, इनमें सोचो, इनमें ये h स्क्वायर कॉमन है, तो जब h स्क्वायर कॉमन है सोचना, तो यहाँ क्या लिखा है 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 9, अर्थात 1 का मतलब 1 का वर्ग है, 4 का मतलब 2 का वर्ग है, नहीं समझ में आया। सुन, यहाँ h स्क्वायर के पीछे 1 का गुणा है, अर्थात 1 का मतलब 1 का वर्ग, और यहाँ 4 लिखा, 4 का मतलब 2 का वर्ग, फिर यहाँ क्या है 9, 9 का मतलब 3 का वर्ग, ऐसा ट्रेंड बन रहा है। तो 3 के बाद क्या आएगा 4 का वर्ग, और लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आएगा n माइनस 1 का वर्ग, लिख दे, इतना लिखे फिर बात करना। ये समझ नहीं आ गया। हाँ, कक्षा 11 की श्रेणियाँ पढ़ना चाहिए आपको, मतलब याद होना चाहिए। कक्षा 11 की जो श्रेणियाँ पढ़े थे ना आप लोग, उसका यूज है यहाँ पे, और भयंकर यूज है। मजा आई है, मतलब आपको एप्लीकेशन प्रयोग करना समझ में आ गया। जैसे किसी चीज़ को उपयोग करना समझ में आ जाता है ना, तो फिर क्लिक करता है कि ये क्या चल रहा है। कुछ कठिन नहीं है, पहली बात तो दिमाग से हटा दो कि कठिन है कुछ चीज़। अच्छा अब दिमाग लगाना, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n। अब बहुत ध्यान से सुनना, देखो ये 4n ऑलरेडी लिखा है और ये 4h लिखा है, बेटा लिखा है 4h। अब ध्यान सुनना, ये इसका अभी अभी जोड़े हैं, तीसरी बार जोड़ रहे हैं। अरे ये AP के n माइनस है, क्या होता है इसका फार्मूला, n माइनस 1 इंटू n/2, यही तो है। हाँ, अब इसको बहुत ध्यान से सुनना, देखो ये h स्क्वायर लिखा है, याद करिए आपको कि 1 से लेकर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n स्क्वायर को सिग्मा n स्क्वायर पढ़ते हैं। कक्षा 11 क्लास है, याद दिला रहा हूँ। n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के ऊपर, इसका सूत्र क्या होता है 1/6 n प्लस 1
2n प्लस, अरे आप कहाँ खोए हो पहले बता दो, कैसे सवाल बनेंगे यदि आपको कक्षा 11 की मैथ नहीं बनती। 1 से लेकर n तक की स्क्वायर को सिग्मा n स्क्वायर, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के ऊपर, इसका सूत्र क्या होता है 1/6 n प्लस 1 और 2n प्लस 1। यहाँ n की जगह कितने पद हैं n-1, तो यहाँ सब की जगह n की जगह क्या चढ़ेगा n-1। तो देखना, ध्यान देखना, 1/6 n की जगह n-1, यहाँ n की जगह n-1, तो 1 कट गया, नहीं दिखा आपको, अर्थात ये n आया, यहाँ n की जगह n-1, तो n-1 2n माइनस 2 और प्लस का 1, तो ये कितना है बेटा 2n-1। इसका मतलब ये इसका योगफल कितना बना, बोला तो 1 अरे h स्क्वायर गुणे 1/6 n-1 2n-1, ये हल करना। कहाँ पे 1/6 एक मिनट, नहीं ये फार्मूला देखते हैं, 1/6 फार्मूला होता है n, हाँ n 2n, फार्मूला क्या होता है n × n + 1, यही तो होता है फार्मूला। अरे पहले तो फार्मूला बताओ, फार्मूला क्या होता है 1/6 n + 1 2n + 1। अब यहाँ n की जगह कितने पद हैं n-1, तो यहाँ n की जगह रखा है n-1, तो ये n-1 आ गया। अब ध्यान सुनना मैं क्या करूँ, यहाँ पे क्या रखेंगे n-1 रखूंगा, तो n-1 रखूंगा तो 1 से 1 कट गया, n बचा। अरे पहले सुनो ना यार, मैं क्या कह रहा हूँ यार, पहले कोई बात को सुना करो पूरी बात को। तो ये सही है दोनों। अब यहाँ n की जगह क्या रखना है n-1, तो 2n-1 और प्लस 1 है आगे, तो ये क्या है 2n माइनस 2 प्लस 1, और 2n माइनस 2 में प्लस 1 घट गया, तो 2n-1। पहले पूरी बात नहीं सुनते हो, अपनी चपर पे लिखी हो, अब भी नहीं समझ आया। मैं कैलकुलेशन करके डायरेक्ट भर दिया ना भाई, यार इतना समझदार हो भाई तुम लोग, समझ नहीं आया क्या, मैं लिखे दे रहा हूँ। मतलब आप ऐसे पढ़ रहे हो ना, आप कक्षा 11 में कुछ नहीं पढ़ाई क्यों, मुझे पता है अच्छी तरह से, और मुझे फालतू डिस्टर्ब कर रहे हो। भाई किसी की बात तो सुनो कि क्या कह रहा हूँ मैं, आगे समझो। अब यहाँ n की जगह n-1 है, ठीक है ना भाई, अरे नहीं आगे समझो। हाँ अब देखो, ये इस सूत्र का प्रयोग किया गया इससे। अब यहाँ n की जगह n-1 डाल दिया गया सबकी जगह। अच्छा सुनना, अब इधर देखें, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n 4n लिखा रहता है। h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू बताओ, h की वैल्यू 1/n, क्या है h की वैल्यू, तो 4/n हो गया, इंटू n-1 इंटू n/2, यहाँ h स्क्वायर है तो 1/n स्क्वायर हो जाएगा, h की जगह 1/n स्क्वायर हो जाएगा, 1/n स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/6 n-1 2n-1। अब ध्यान से सुनना, कॉपी करते जाइएगा, साथ साथ बैठिएगा नहीं, लिख गया। अब इधर ये n से n कैंसिल, एक n से n ये कैंसिल। अब ध्यान सुनो, हाँ बुद्धि लगाना, 2-3 लाइन का काम बचा है, निकल आए सवाल से। ऐसे सवाल में अब देखो, इस n का अंदर 1/n का अंदर गुणा कर रहा हूँ, अब कनेक्टर है नहीं इधर, तो n से n कट गया, 4 आ गया। अब इधर सुनना, देखो 1 मिनट, 4 और ये यहाँ कितना आएगा इधर से ना, नहीं ये 2 से कट गया ना, ये 4 से 2 कट गया, तो कितना आया 2, और n-1 इधर देखो, पहले n-1 में किसका भाग हुआ n का, तो n/n 1/1/n, समझ में आया कि नहीं है। अच्छा इधर देखना, ये कितना बेटा 1/6, अब इधर देखना 1/6, देखो अंदर गुणा कर रहा हूँ दोनों का, इधर इसका गुणा कर रहा हूँ, 2n स्क्वायर, अरे ये 2n स्क्वायर माइनस का n माइनस का 2n प्लस का 1, तो ये कितना आ गया बेटा 2n स्क्वायर माइनस का 3n प्लस का 1, और ये नीचे क्या है n, और n गुणे n, नीचे n स्क्वायर का भाग हो गया। अब भी नहीं समझे, आ गया सब, चलो यहाँ तक लिखो। बहुत स्थिर दिमाग की जरूरत नहीं, आप क्वेश्चन से बाहर हो। पीछे से ये 4 प्लस का 2 1 माइनस का 1/n, आगे समझना भाई 1/6, इसका हिसाब किताब अलग अलग भाग लगा रहा हूँ। n स्क्वायर से n स्क्वायर कटा, 2 माइनस का 3/n प्लस का 1/n स्क्वायर। बारी है लिमिट डालने की, लिमिट डालूंगा तो 4 प्लस 2 माइनस का 1/n अनंत प्लस 1/6 2 माइनस का 3/n अनंत प्लस का 1/अनंत स्क्वायर, अनंत स्क्वायर अनंत ही तो रहेगा। अब सुनना, अनंत 1/अनंत का मतलब 0, तो 2 आ गया।
प्लस 1/6। यहाँ कितना आएगा बेटा 2 - 0 + 0। अब सुनो बहुत ध्यान से, ये कितना आएगा बेटा, ये 4 2 6, अब 2 से 6 कट गया तो 1/3, 6 त्रिक 18, 19/3। आंसर देखो, आंसर मिला जरा। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 1 से 4 लिमिट है x² - kx × dx। ठीक, अब देखो, अब नहीं, पहले इसको कुछ ऐसे करेंगे। मैं इसको कुछ ऐसे करूंगा, पहले कैपिटल आई मान लो, कैपिटल आई मान के बाद इसको डबल इंटीग्रेशन दे दूं। क्या किसी को कोई दिक्कत? x dx। क्या समझ में आ गया? बोल कौन रहा? अब देखो, इसको आई मानूंगा, इसको क्या मानूंगा I1, इसको I2 समीकरण करूंगा। अब बहुत ध्यान से सुनो। हाँ, अब देखो, अभी ताजा समाचार, अभी मैंने x² को हल किया है, लेकिन लिमिट वहां 2 से 3 थी। अरे प्रभु, अभी x² हल किया हो ना, तो आपको लिमिट में क्या प्रॉब्लम है? लिमिट उस तरह डालते चले जाइएगा। इसका मतलब एक पहले तो I1 को हल करूंगा, अब पूरा 1 पेज भरूंगा, अभी आपकी खोपड़ी में नहीं आया। फिर किसको हल करूंगा? I2 को। सेम फार्मूला लगा के दोनों की वैल्यू उठा के यहाँ रखूंगा। तो जब भी ऐसे सवाल आ जाएं तो एक सवाल से कितने सवाल बने? 2 सवाल। तो इस क्वेश्चन में पहले I1 को हल करेंगे, फिर I2 को, फिर समीकरण 1 में मान रखेंगे। अब भी नहीं समझे? हाँ, लिख लीजिए, इतना कॉपी कर लीजिए। इसके बाद कर लोगे, मैं करूँ? कर लीजिए, इतना तो हिंट ले लीजिए ना। तो कल से हम लोग, मुझे एक क्वेश्चन इसमें और बताना है, 5वां, जो मैं कल के लेक्चर में देख लेता हूँ या फिर किसी दिन मौका लगा के देख लेता हूँ। बात समझा क्या? कल से हम लोग कैलकुलस में 9वां चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि अंतिम चैप्टर है कैलकुलस का, अवकल समीकरण। तो कल से सब लोग क्लास नहीं छोड़ेंगे, समझा क्या बेटा? कॉपी कर। ये कोई डाउट हो तो मैं बता दूँ।